नमस्कार। हमारे बीपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग सेशन, जिसको हम लोगों ने रामबाण नाम दिया हुआ है, उसके तहत आज एक पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे। आप ही लोगों में से किन्हीं ने इस कॉपी को लिखा है और इसमें कुछ सुधार करते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या और बेहतर लिखा जा सकता था, जिसके आधार पर और बेहतर मार्क्स आपको मिलते हैं। इसमें हैंडराइटिंग से लेकर के साफ सुथरा आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बात कर रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। और इस अधिनियम के ऊपर आपने देखा होगा कि बीपीएससी आज के समय में बहुत सारे अधिनियमों के ऊपर छोटे छोटे 7 या 8 मार्क्स की संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने वाले क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। पहला लाइन इन्होंने लिखा हुआ है कि 1918 में जो राज्य सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू साहब, और जो वायसरॉय थे चेम्सफोर्ड, उन्होंने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसको फिर 1999 में अधिनियमित किया गया। अच्छी लाइन है। हालांकि इंट्रोडक्शन में आप और क्या बता सकते थे, ठीक है, आप लिख सकते थे कि 1917 में आपको की एक अगस्त घोषणा आती है और उस घोषणा के अंतर्गत वो बताते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार है ना, उसका अंतिम लक्ष्य है भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकारों की स्थापना। क्योंकि उस समय देश में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था बंग भंग के बाद, उसमें भारतीय लोगों में ये भावना प्रबल हो रखी थी कि हमको भी स्वराज का अधिकार मिलना चाहिए, देश आजाद होना चाहिए। इसको डिनाई करते हुए अगस्त डिक्लेरेशन में बताया जाता है कि अंग्रेज लोग भारत में एटमोस्ट जो आपको देने वाले हैं वो धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना। और उत्तरदायी सरकार मतलब हुआ कि धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम क्या करेंगे कि शासन प्रशासन के विभिन्न पदों में भारतीयों की संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस एक लाइन को अगर आपने सामने लिख दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, फिर आप लिखते हैं कि इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। एकमात्र उद्देश्य लिख देना अपने आप में अतिशयोक्ति होगा। ठीक है ना, तो ऐसी एक्सट्रीम लाइन से भी बचने का प्रयास करेंगे। इस लाइंस को देख करके लग रहा है ना जैसे अंग्रेज लोग इस चीज के लिए को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयासरत थे कि आपको भारतीयों को अधिक से अधिक कैसे शासन प्रशासन में जोड़ा जाए। हाउएवर, अंग्रेजों का हमेशा एकमात्र उद्देश्य रहा है भारत का आर्थिक शोषण और भारत में चिरकाल के लिए अपने शासन तंत्र को बनाए रखना। तो एक छद्म उद्देश्य तो हो सकता है भारतीयों को प्रतिनिधित्व, लेकिन एकमात्र उद्देश्य लिख देना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। इस लाइन से बचा जा सकता। अगले में लिखते हैं कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद तथा राज्य परिषद का गठन किया गया। अच्छी लाइन लिखी हुई है। उसके अगले में लिखते हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई और उनको पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ये बहुत एक शानदार सी लाइन है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना मतलब धीरे धीरे ये आप विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। तो चूंकि केंद्र सरकार के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं तो अंग्रेज आपको केंद्रीय स्तर पर तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन राज्य स्तर पर आपको या स्थानीय स्तर पर धीरे धीरे आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाए और कम से कम राज्यों के स्तर पर कुछ इंडियंस को कनेक्ट किया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन आपको प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसको डायरकी भी कहा जाता है। एक यूनानी शब्द है डायरकी। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, अगर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर कहा जाए ना कि 1999 के इस एक्ट का है, तो वो आपको प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत ही है। ये लाइन आपको हमेशा लिखनी ही लिखनी चाहिए। अगला इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि जो प्रांतीय विषय थे उनको भी आगे जाकर के आरक्षित और हस्तांतरित में कर दिया गया। कौन कौन से टॉपिक्स कहां रखे गए हैं उसको आपने लिखा है। एक लाइन और आप इसमें क्या बता सकते थे ना कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो आरक्षित विषयों में रखे गए, जैसे पुलिस हो गए, और हस्तांतरित जो विषय है उसमें रिलेटिवली
कम इंपॉर्टेंट आपको इश्यूज को रखा गया जो अंग्रेजों को लगते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, और इनके लिए जो बजटीय एलोकेशन था वो भी कम रहता था। आरक्षित विषयों पर शासन गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से करते थे और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना चाहिए, अगर ये पूरा डिटेलिंग आखिरी का आधा लाइन काट देते तो भी चलता, क्योंकि 2 पन्ने में आपको आंसर को समेटना भी है। पहली बार कम से कम देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सही लाइन है, लेकिन इसके सामने एक छोटा सा शब्द अगर आप जोड़ देंगे ना तो आपका आंसर और परफेक्ट हो जाएगा, और वो छोटा सा शब्द है सीमित। सीमित प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, हर अमीर हर गरीब को, जैसे हमारा जो आर्टिकल 326, 324, 325 जिनकी बात करता है कि आपके धर्म, लिंग, प्रदेश, भाषा से इरेस्पेक्टिव सबको वोटिंग राइट होगा, ऐसा नहीं कहा गया था। तो मताधिकार तो दिया गया था, निर्वाचन की बात की गई थी, लेकिन ये सीमित लोगों तक ही आपको था। इसके अगले में देखिए क्या लिख रखा गया है, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार। अब इस लाइन को भी आप कैसे फ्रेज कर सकते थे कि 1909 के बताए गए मार्लेमेंटो, आपको जो भी सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया। तो अगर आप 1909 के एक्ट की भी थोड़ी सी चर्चा कर देते कि 1909 में एक्चुअली में इन लोगों ने क्या किया कि मुसलमानों को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया, और वो उनकी फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही आता था, तो इसी का विस्तार किया गया। बाकी आपने सही लिखा है कि मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई, यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियंस के लिए ये चीजें थी। सीमित कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। आपको नहीं लगता है कि सेंटेंस तो आपने अच्छा लिखा है, लेकिन इन दोनों चीजों को एक साथ आप लिखते हैं ना, पहली बार देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था और संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान करना, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ करके लिखते हैं, एक ही पॉइंट में लिखते तो ज्यादा बेहतर होता, आंसर आपका डिस्क्रीटेड टूटा फूटा नजर नहीं आता। ये अच्छी लाइन लिखी गई है कि वायसरॉय की जो कार्य परिषद है उसके 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे। ये भी बड़ी अच्छी लाइन है कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। और अगली लाइन जो लिखी गई है वो भी बड़ी शानदार है कि एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसका काम होगा 10 वर्ष बाद जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। एक अच्छा पॉइंट जो आपने छोड़ा है वो ये है कि लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया इस एक्ट के द्वारा, और आगे जाकर के आप देखेंगे कि 1926 में इसी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, क्योंकि 1909 का एक्ट, फिर 1919 का एक्ट, फिर अगला एक्ट 1935 का, तो 1926 का जो में बनाया गया है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, उसके पीछे जो आपको वैधानिक आधार था वो 1919 के एक्ट ने किया। ये एक मिसिंग चीज था जिसको आप अपने आंसर में डाल करके बाकियों से एज ले सकते थे। भारतीय शासन अधिनियम कंक्लूजन में आप लिखते हैं 1919 द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा इसने दिया, बहुत शानदार कंक्लूजन है, जिसका घातक परिणाम अंतोगत्वा 1937 में भारत विभाजन के रूप में देखने को मिलता है, और बाल गंगाधर तिलक साहेब ने इस आयोग को अयोग्य और निराशाजनक तौर पर एक धूप रहित सुबह के तौर पर बताया था। कम से कम आपका कंक्लूजन इतना शानदार है ना कि इसके लिए आपको जरूर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे कि 1919 द्वारा जो किया गया यही अंतोगत्वा आपके देश के विभाजन में परिणत होता है, कन्वर्ट होता है। और कई बार आप लोगों को बता रखे हैं कि किसी महापुरुष का, बाल गंगाधर तिलक साहब से बड़ा महापुरुष कौन होगा, इनका या किसी बड़े ऐसे ही आदमी का अगर आप स्टेटमेंट बताएंगे, जैसे 1935 का स्टेटमेंट है, तो नेहरू साहब ने कहा था कि ये जो अधिनियम बनाया गया है ना वो एक ऐसा कार के जैसा है जिसमें केवल ब्रेक रखे गए हैं, इंजन नहीं रखा गया है। ठीक है, जिस तरीके से देश को चलाने के लिए अच्छा कानून चाहिए, वैसे ही कार को चलाने के लिए आपको ब्रेक नहीं चाहिए, इंजन चाहिए। कार चलती है इंजन से, लेकिन 1935 का एक्ट ऐसा बना दिया गया है कि लगता है कि आपको हर जगह देश को रोकने का ही प्रयास किया जा रहा है। तो वहां ये कंक्लूजन लिखिए, यहां बाल गंगाधर तिलक साहब का ये कंक्लूजन बड़ा शानदार है। और एक दो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स को आप अगर सुधारते तो आपका आंसर और अच्छा होता। हालांकि आंसर अच्छा भी लिखा हुआ है,
जैसे हम आपको बताएं, एकमात्र उद्देश्य से बचिए, डिस्क्रीटेड आंसर मत लिखिए। एक विषय वस्तु पर अगर आप चीजों को लिख रहे हैं तो उनको एक जगह आपको कंक्लूड करने का प्रयास करिए। मिलते हैं फिर अगले ही ऐसे किसी सेशन में किसी और ऐसे ही आंसर के साथ। तब तक आप लोग भी आंसर लिखते रहिए, और आप अगर चाहते हैं कि आपके आंसर का ऐसा ही हम अच्छा सा एक रिव्यू दे सकें तो आप भी अपना जो कॉपी है वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।